नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है और उसके बाद एक वीडियो लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रखी है। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी कराया था। आज हम उसी के लॉज पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कौन कौन से लॉज दिए गए थे। पहले जो लॉज थे वो क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड थे। उसके बाद ये जो क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड लॉ थे, तो कुछ लॉ तो लोअर वेवलेंथ पे फॉलो हो रहे थे और कुछ लॉ जो है वो हायर वेवलेंथ पे फॉलो हो रहे थे। उसके बाद फ्लांग ने अपना एक कंसेप्ट दिया था जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड था, जो कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कंप्लीट डिस्क्राइब कर रहा था, लोअर वेवलेंथ पे भी और हायर वेवलेंथ पे भी। तो चलो आज हम जो है वो इन डिफरेंट लॉज को स्टडी करेंगे। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हम बार बार बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप पहले फर्स्ट वीडियो पे जाओ, पहले उसको देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जो स्टडी किया था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या थी कि जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं, तो वो वैसे ही रेडिएशंस को एमिट करता है जैसे वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो उसी टाइप की होती हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब इन रेडिएशंस का जो इनसे रेडिएशंस निकल रही हैं, इन रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा लिया जाता है। ये जो रेडिएशंस है इनका स्पेक्ट्रा लिया गया तो ये पाया कि ये जो रेडिएशंस की वेवलेंथ जो होती है और वेवलेंथ के साथ एसोसिएट एनर्जी, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वेवलेंथ और एनर्जी, या कहें कि वेवलेंथ के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे वैसे इस एनर्जी के साथ एसोसिएट वेवलेंथ, इनकी वैल्यू भी चेंज होती जाती है। इनके लिए डिफरेंट लॉज दिए गए। सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एब्जॉर्बिटी क्या होती है और एमिशन पावर क्या होती है। क्या पढ़ा था हमने? एब्जॉर्बिटी, जिसको ए से डिनोट किया था, और एमिशन पावर, जिसको ई से डिनोट किया था। एब्जॉर्बिटी जिसको ए से डिनोट किया था और एमिशन पावर ई से डिनोट किया था। एब्जॉर्बिटी क्या थी? लाइट का वो पार्ट जो किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है। लाइट का वो पार्ट जो किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है, उस सब्सटेंस की एब्जॉर्बिटी कहलाती है, अवशोषणांक कहलाता है। लाइट का वो भाग जो किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है, उसकी एब्जॉर्बिटी कहलाती है। जो भाग वो अब्जॉर्व करता है जब उसको ठंडा किया जाता है, उसी भाग को वो एमिट करता है। तो जो लाइट का जो पार्ट वो एमिट कर रहा है,
उसको एमिशन पावर कहते हैं। किसी सब्सटेंस के द्वारा लाइट या रेडिएशंस का जो पार्ट रेडिएशंस जो एमिट की जाती हैं वो उनकी एमिशन पावर कहलाती है। इन्हीं दोनों के ऊपर किरचॉफ ने एक लॉ दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस हर एक बॉडी की एब्जॉर्बिटी और एमिशन पावर रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ध्यान से सुनो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी की एब्जॉर्बिटी और एमिशन पावर रेशो एब्जॉर्बिटी और एमिशन पावर रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए ये रेशियो जो है वो 1 होता है। मींस ब्लैक बॉडी जितनी ज्यादा अवशोष अवशोषण करती है एनर्जी को, जितनी अच्छी अब्जॉर्बर है उतनी ही अच्छी एमिशर भी है, उतनी ही अच्छी एमिटर भी है। समझ में आ गया क्या? तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट डेफिनेट टेम्परेचर, constant temperature, the absorptivity and emission power ratio, the absorptivity and emission power ratio is always constant for all bodies। सभी बॉडीज के लिए ये जो ए और ई का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ब्लैक बॉडी के लिए ए अपॉन ई की वैल्यू 1 होती है। जितना उसने एनर्जी अब्जॉर्व की, जितनी रेडिएशन उसके द्वारा अब्जॉर्व की गई थी उतनी ही रेडिएशन उसके द्वारा एमिट की गई है। मीन्स ब्लैक बॉडी जो है वो गुड एब्जॉर्वर है और गुड ही एमिटर है। ब्लैक बॉडी is a good absorber as well as good emitter। और ये केवल और केवल कैसी थी? आइडियल थी। हमने सिर्फ माना था, ऐसी बॉडी इम्पॉसिबल है, सिर्फ ये इमेजिनरी बॉडी है, काल्पनिक है। तो किरचॉफ लॉ सबको समझ में आया? किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी का एब्जॉर्बिटी और एमिशन पावर का रेशो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। सबसे पहले स्टीफन ने दिया था, उसके बाद बोल्ट्जमान ने इसको आगे मॉडिफाई किया गया, इसलिए ये लॉ जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहलाता है। तो सेकंड लॉ है, इस लॉ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चंस कि ब्लैक बॉडी के लिए ये लॉ लिखो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। सबसे पहले स्टीफन ने ब्लैक
रेडिएशंस के लिए एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी के पर एरिया एमिट की गई रेडिएशंस की जो एनर्जी है ई, वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टीफन लॉ क्या कहता है? ब्लैक बॉडी के पर एरिया रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं, उन रेडिएशंस की एनर्जी उसके टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, the energy of emitted radiation by per area of black body is directly proportional to fourth power of टेम्परेचर। टेम्परेचर की 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लैक बॉडी के पर एरिए में जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी। एनर्जी को ई से डिनोट किया। ये एनर्जी कौन सी है? ब्लैक बॉडी के प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं, उन रेडिएशंस की एनर्जी जो होती है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट काम में लिया जिसको स्टीफन कांस्टेंट कहा। सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा जो है वो स्टीफन कांस्टेंट होता है। सिग्मा जो है वो स्टीफन कांस्टेंट है। सिग्मा जो है वो स्टीफन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 5.669 इंटू 10⁻⁻⁵ अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये होती है, इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा की, ये होती है 5.669 इंटू 10⁻⁵ अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। तो स्टीफन ने तो यहीं तक दिया था। इस स्टीफन लॉ को आगे बोल्ट्जमान ने मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये टेम्परेचर की पावर 4 के तो डिपेंड करता ही है, साथ में देखो यहां तो इसने पर एरिया लगा दिया। यदि एरिया नहीं होता, पर एरिया नहीं डिफाइन करते, तो मीन्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितने टाइम तक वो एमिट करता है उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोल्ट्जमान ने जो है वो थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी काम में ली इस स्टीफन लॉ को आगे डिस्क्राइब करने के लिए। क्या किया? इन 1884 में in 1884 बोल्ट्जमान modify Stephen law by using thermodynamics
डायनामिक थ्योरी। क्या यूज की इन्होंने? थर्मोडायनेमिक थ्योरी यूज की, और बोल्ट्जमान ने स्टीफन लॉ को ही मॉडिफाई किया और क्या बनाया? ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4। स्टीफन लॉ आ गया। इनटू में होती है ए एरिया, इनटू में होती है टाइम, जितने टाइम पास कराई गई है। ए क्या है यहाँ पे? एरिया, एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी। टी क्या है? टाइम, जितने टाइम वो एमिट कर रही है या जितने टाइम हम उसको स्टडी कर रहे हैं, वही है। सिग्मा को इसमें प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और एक कांस्टेंट काम में लिया, सिग्मा। ये लो जो है ये बोल्ट्जमान कौन स्टीफन बोल्ट्जमान लो कहलाया। क्या कहा? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो सेकंड लॉ हमने पढ़ा स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन लॉ क्या था कि किसी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के, ब्लैक बॉडी के पर एरिए पे जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उनकी एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसको आगे बोल्ट्जमान ने मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा टेम्परेचर के साथ साथ ये एरिया पे भी डिपेंड करेगी और टाइम पे भी डिपेंड करेगी। ये था बोल्ट्जमान स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। उसके बाद सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं। थर्ड जो लॉ है वो है ल्यूमर प्रिंगसिम लॉ। ल्यूमर प्रिंगसिम लॉ। ये सब क्लासिकल लॉ हैं। ये क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस है। अभी क्वांटम थ्योरीज के ऊपर बेस्ड लॉ नहीं आया है। क्वांटम थ्योरीज के ऊपर बेस्ड लॉ जो है वो एक ही दिया था, वो था फ्लांग ने। फ्लांग ने क्वांटम के ऊपर बेस्ड लॉ दिया था। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं ल्यूमर एंड ल्यूमर एंड प्रिंगस्ट्रम प्रिंगशुम प्रिंगशुम लॉ। ये जो लॉ है ये इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उनके द्वारा एमिट की हुई एनर्जी ई, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, भाई डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एनर्जी निकाली और इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ स्टडी की और ये पाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंजेस किए वैसे वैसे इन रेडिएशंस की ये जो एनर्जी है ये टेम्परेचर एंड वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करती है। क्या पाया कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक सीरीज बनाई और उस सीरीज में इन्होंने कहा कि जो अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस करते गए और जब टेम्परेचर चेंजेस किए तो इन्होंने देखा कि जो ये वेवलेंथ मींस लैम्बडा भी चेंज हो रहा है और उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी भी चेंज हो रही है। मींस ये जो एनर्जी है एमिट की गई एनर्जी, एमिट की गई रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करती है। और इन्होंने टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ई और लेमड़ा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया? ई और लेमड़ा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ये देखा
कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, T1, T2, T3, T4, यहां मैं कह रही हूं T1 ग्रेटर है T2 से, फिर T2 ग्रेटर है T3 से, और T3 ग्रेटर है T4 से। ये बताया है मैंने कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है, फिर T4 है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स मैक्सिमम एनर्जी के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ। लैम्बडा मैक्स क्या है? मैक्सिमम एनर्जी के रेस्पेक्ट में। इस ग्राफ के लिए मैं इसकी बात करूं तो इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम एनर्जी क्या है? ये। तो इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ क्या है? ये वाली। जब इसकी बात करूं तो इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी क्या है? ये। तो इसके रेस्पेक्ट में वेवलेंथ क्या है? ये वाली। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस ग्राफ में, वैसे वैसे वेवलेंथ कौन सी? लैम्बडा मैक्स। लैम्बडा मैक्स कौन सी है? लैम्बडा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होती है। लैम्बडा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस पे एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। लैम्बडा मैक्स जो है वो वेवलेंथ है जो एनर्जी मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ व्हेन एनर्जी मैक्सिमम, जिसपे एनर्जी मैक्सिमम हो, वो वेवलेंथ क्या कहलाएगी? लैम्बडा मैक्स कहलाएगी। तो देखो जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो लोअर वेवलेंथ, लैम्बडा मैक्स जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लैम्बडा मैक्स जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव होगा, लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव होगा। ये किन्होंने देखा? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उन्होंने क्या किया? ई और लैम्बडा के बीच में ग्राफ खींचा और ये पाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंजेस किए जाते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ मिल रही है, जिसको लैम्बडा मैक्स कहा है, ये लैम्बडा मैक्स लोअर वेवलेंथ की तरफ खिसक रही है, लोअर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो ये लो क्या है? ल्यूमर और प्रिंगसिम लो कहलाता है। किसके बीच में देखा इन्होंने? इन्होंने अलग अलग तापमान पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचे बहुत सारे, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है लैम्बडा मैक्स, वो वैल्यू लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रही है। अब यही लो जो था वो इसी लो को डिस्प्लेसमेंट लो भी कहते हैं। किसका? विन्स का डिस्प्लेसमेंट लो। तो विन्स ने क्या किया? लो दिया, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट लो। विन्स का डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है कि लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जो है वो तापमान टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चौथा लो हम पढ़ रहे हैं विन्स लो। चौथा लो जो हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो है विन्स लो। विन्स लो के अकॉर्डिंग, इस लो के अनुसार जो लैम्बडा मैक्स मीन्स रेडिएशंस की वेवलेंथ जिसपे एनर्जी सबसे ज्यादा है
वो वेवलेंथ जो है वो तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the wavelength lambda max with respect to higher energy के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है, जिसको मैंने क्या कहा? लैम्बडा मैक्स। ये जो है लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन में टेम्परेचर स्टडी किया था इन्होंने। लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसका लॉ था? विन्स का। और इस लॉ को क्या कहा जाता है? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और एक कांस्टेंट काम में लिया। लैम्बडा मैक्स इक्वल टू ए अपॉन टी। ये ए जो है ये विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहलाया। विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहलाया। आज हमने 4 लॉ पढ़े थे, किरचॉफ लॉ स्टडी कराया, फिर मैंने आपको स्टीफन लॉ कराया, उसी को आगे मॉडिफाई करके स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़ा, फिर लूमर और प्रिंगसिम लॉ कराया, और फिर हमने चौथा लॉ पढ़ा विन्स लॉ। उसके बाद आगे जो 2 लॉ और बच गए, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस है। अभी ये जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं ये सब क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस थी। थैंक यू।